हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपके कंपटीशन क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिनको मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर किसके साथ समांतर नहीं किया जा सकता? ठीक है, वीवी कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें ऑप्शन आपका सेकंड सही है। क्या है? स्टार और डेल्टा कनेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EI प्रकार की स्ट्रिपों का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? कोल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर और नन, मतलब कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? बेरी टाइप ट्रांसफार्मर बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो बच्चों आपके ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन के आधार पर है। किसके आधार पर है? कंस्ट्रक्शन के आधार पर है। मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट के आधार पर। इन सबको जो है ई टाइप, आई टाइप, एल टाइप, टी टाइप स्ट्रिपों का प्रयोग करके बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सामान्य तौर पर वितरण ट्रांसफार्मर होता है। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर होता है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर होता है, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसमें सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए। मैं आपकी कंपटीशन की तैयारी ही करवा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को घटाना और बढ़ाना। टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज AC, मतलब आपका वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। टू इंक्रीज और डिक्रीज DC वोल्टेज। और चौथा आपका ऑप्शन दिया है नन। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? ये क्या करता है? वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। चलिए एक नज़र डालते हैं क्या होता है इसमें बच्चों। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर वो क्या करता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या करेगा? वोल्टेज तथा करंट को घटाता और बढ़ाता है। बच्चों ये हमेशा याद रखिएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फिक्स होगी। अगर प्राइमरी पे 50 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी, तो आपकी सेकेंडरी पे वाइंडिंग पे भी आपको 50 हर्ट्ज़ मिलेगी। ये क्या होगा? आपका वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है, और पावर को ट्रांसफ़र करता है। पावर को ट्रांसफ़र करता है। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है, किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ट्रांसफार्मर किस पे करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग को और कुछ भी कहा जाता है। क्या है? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कहा जाता है, कॉमन वाइंडिंग कहा जाता है, टेस्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है,
और आपकी डैम्पिंग वाइंडिंग कहा जाता है। देखिए जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें एक वाइंडिंग होती है, क्या होती है? सिंगल वाइंडिंग होती है। क्या होती है बच्चों? सिंगल वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए भी करते हैं। एक ही वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में इसका यूज़ करते हैं, वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसमें एक वाइंडिंग होती है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका? कॉमन वाइंडिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जब एक वाइंडिंग होती है तो वो वाइंडिंग क्या कहलाएगी? कॉमन वाइंडिंग कहलाएगी। मतलब उसको चाहे प्राइमरी यूज़ करो, एज अ प्राइमरी यूज़ करो, चाहे एज अ सेकेंडरी यूज़ करो। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। ये वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का वर्क करती है। वो ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों? वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर में कार्य कर रहे दो ट्रांसफार्मर की प्रतिशत बाधा भिन्न हो तो ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो जाएगा, दोनों का पावर फैक्टर समान होगा, समांतर प्रचालन संभव नहीं होगा, समांतर प्रचालन तभी संभव होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? समांतर प्रचालन तभी संभव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर के लिए ताज़ा डाइलेक्ट्रिक तेल का रंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जा सकता है आपसे। एक ट्रांसफार्मर के लिए ताज़ा डाइलेक्ट्रिक तेल का रंग होता है हल्का पीला, धुंधला भूरा, सफ़ेद से भूरा, रंगहीन। तो बच्चों क्या होता है? उसका जो कलर होता है वो क्या होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, कलरलेस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से पूर्ण भार पर कौन सी हानियाँ शून्य होती हैं? कोर लॉसेस, घर्षण लॉसेस, भंवरधारी हानियाँ, हिस्टोलिसिस लॉसेस। तो देखिए बच्चों, कोर जो लॉसेस होती है ये आपकी क्या होती है? फिक्स्ड होती हैं। ये क्या होती हैं? आपकी फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, इनका लोड से कोई लेना देना नहीं होता है। अब आते हैं हम, ये दोनों जो हैं ये भी आपके क्या है? कोर, ये भी क्या है आपकी? ये कोर लॉसेज है। ये आपकी एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? कोर लॉसेज कहते हैं। तो बचा क्या आपका? घर्षण लॉस। घर्षण लॉस इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, इसमें मोशन नहीं होता है, तो घर्षण हानियाँ होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो क्या होगा? इसमें घर्षण हानियाँ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर लिफ्टिंग कितने अवधि के बाद होती है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 5 वर्ष। 5 वर्ष बहुत सही आंसर है, राइट आंसर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांसफार्मर कार्य नहीं है? स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप अप वोल्टेज टू गेट सेम फ्रीक्वेंसी, कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। देखिए आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को क्या कर सकता है? घटा भी सकता है, वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होती है। आपका जो चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों, कन्वर्ट डीसी इनटू एसी, तो ये गलत है। तो ये कार्य ट्रांसफार्मर नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। ट्रांसफार्मर क्या करता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। ये क्या करता है? पावर को एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रयोग करने योग्य नहीं है? शक्ति चालकीय रूप से स्थानांतरित होती है, शक्ति प्रेरकीय रूप से स्थानांतरित होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य कोई आइसोलेशन नहीं होता है, वाइंडिंग के लिए अत्यधिक कॉपर का उपयोग होता है। तो बच्चों आंसर क्या है आपका?
चौथा बिल्कुल सही आंसर है। इस देखिए जब वाइंडिंग एक ही है तो क्या होगा, कॉपर कहाँ होगा बेटा, कम होगा, कम यूज़ होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेलेक्ट करके क्वेश्चंस लाया हूँ जिनको सॉल्व करा रहा हूँ। आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, अन्यथा ना देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपकी तैयारी होगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए, और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर विद्युत रोधी तेल समानता भारत में प्रयोग किए जाते हैं? पैराफिन आधारित विद्युत रोधी तेल, नेफ्था आधारित विद्युत रोधी तेल, एरोमेटिक्स आधारित विद्युत रोधी, ओलिफिन आधारित विद्युत रोधी। तो बच्चों आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है, पैराफिन आधारित विद्युत रोधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग चालक मुख्यतः किसके द्वारा विद्युत रोधित किए जाते हैं? कॉटन इंसुलेशन, रबर इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन, वुडन इंसुलेशन। कह रहा है कि जो आपके जो वाइंडिंग के चालक होते हैं वो किसके द्वारा इंसुलेटेड किए जाते हैं? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग बाहर से देखा जा सकता है? बुशिंग देख सकते हैं, कोर देख सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग देख सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग देखते हैं। तो बच्चों आप कोर तो देख नहीं पाओगे, कोर आप तो नहीं देख पाओगे, प्राइमरी वाइंडिंग भी नहीं देख पाओगे, सेकेंडरी वाइंडिंग भी नहीं देख पाओगे। बचा क्या आपका, बुशिंग। बुशिंग आप देख सकते हो, तो बुशिंग इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा ट्रांसफार्मर सदैव होना चाहिए। आज सेकेंडरी लोडेड, शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, शॉर्ट सर्किटेड होनी चाहिए आपकी सेकेंडरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक के उत्पादन का मुख्य कारण हो सकता है उतार चढ़ाव वाला भार, खराब विद्युत रोधन, यांत्रिक कंपन, कोर की संतृप्तता। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, चौथा आंसर बिल्कुल सही है, कोर की संतृप्तता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक का परिणाम होता है कोर हानियों में वृद्धि, आई स्क्वायर हानियों में वृद्धि, संचार परिपथों के साथ चुंबकीय हस्तक्षेप, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर समानता होती है ताम्र कोर, ढलवा लोहर कोर, वायु कोर, मृदु इस्पात कोर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, वायु कोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीटी ट्रांसफार्मर की डैश डैश ट्रांसफार्मर के साथ समांतर नहीं किया जा सकता। वी कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, दूसरा बिल्कुल सही है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अधिकतम भार जिसे एक पावर ट्रांसफार्मर वहन कर सकता है जिसके द्वारा सीमित किया जाता है ताप वृद्धि, तेल के परावैद्युत सामर्थ्य, वोल्टा अनुपात, ताप हानि। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, वोल्टता अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भंवर धारा हानि किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर, फ्लक्स डेंसिटी पर, थिकनेस पे और ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इनका आंसर क्या होगा? सभी पे वो डिपेंड करती है। भंवर धारा का आपसे बच्चों क्वेश्चन फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है आपका WE इज इक्वल टू KE D मैक्स, फ्लक्स हो गया ये, F² T² V। अब देखिए इससे क्या होता है, ये आपकी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। D आपका क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी हो गया। T आपका क्या होगा? थिकनेस। तो आपको तीनों पॉइंट जो हैं इसके भावर धारा हानि के फॉर्मूले में मिल रहे हैं। तो अर्थात क्या हो जाएगा? ये आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। और अगर आपसे हिस्टोलिसिस का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो WH इज इक्वल टू KH D मैक्स 1.6 पावर F इंटू V। ये आपका हिस्टोलिसिस लॉसेस का फॉर्मूला हो गया। ये आपका एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग कुंडलन सदैव उच्च वोल्टा वाइंडिंग होती है, सदैव निम्न वोल्टा वाइंडिंग होती है, या तो निम्न वोल्टा या तो उच्च वोल्टा हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। या तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग मैक्सिमम क्या हो सकती है? हाई वोल्टेज की हो सकती है, या तो लो वोल्टेज की होती है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ठीक, तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स क्या होंगे? कम होंगे। ये टर्न्स ज़्यादा होंगे, मतलब N2 जो बड़ा हो जाएगा N1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? निम्न वोल्टा की हो जाएगी, लो वोल्टेज की हो जाएगी। अब जब हम स्टेप अप होगा आपका ट्रांसफार्मर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब आपका स्टेप अप होगा, सॉरी स्टेप डाउन होगा, तो प्राइमरी के टर्न्स क्या होंगे? ये ज़्यादा होंगे, और सेकेंडरी के टर्न्स क्या होंगे बच्चों? कम हो जाएंगे। यहाँ आपके N1 हो गई, ये आपका N2 हो गया। इट मीन्स N1 इस कंडीशन में N1 बड़ा होगा N2 से, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? उच्च वोल्ट तक की हो जाएगी, हाई वोल्टेज की हो जाएगी। तो बच्चों इसी से आपको पता चलता है कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। या तो निम्न वोल्टा या तो उच्च वोल्टा हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर इनपुट वोल्टा चुंबकन धारा के कला में होता है। चुंबकन धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, चुंबकन धारा से 45 डिग्री पश्चगामी होता है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैग्नेटाइजिंग करंट से 90 डिग्री क्या होता है? लीड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आप लोग मेरे वीडियोस को जरूर देखते चलिए, जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी होती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कोर फ्लक्स मुख्यतः डैश किस पर निर्भर करता है? सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे, सप्लाई वोल्टेज, आवृत्ति और भार पे। तो आपका जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो आपका वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा और लोड पे भी डिपेंड करेगा। तो बच्चों आपका आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। दिस इज़ योर राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की टैपिंग प्रदान की जाती है लो वोल्टेज साइड के फेज एंड पर, हाई वोल्टेज साइड के फेज एंड पर, हाई वोल्टेज साइड के न्यूट्रल साइड एंड पर, हाई वोल्टेज साइड के मध्य पर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? लो वोल्टेज साइड के फेज एंड पर। ये बिल्कुल सही आंसर, टेपिंग जो होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेप चेंजर समानता किस पर लगाया जाता है? धारा ट्रांसफार्मर पे, पावर ट्रांसफार्मर पे, विभव ट्रांसफार्मर पे, अर्थिंग ट्रांसफार्मर। तो जो टेप चेंजर होता है बच्चों, ये आपका पावर ट्रांसफार्मर पे यूज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर में
जनित ऊष्मा को मुख्यतः किसके द्वारा क्षय किया जाता है? चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? संवहन। संवहन से जो है ऊष्मा को क्षय किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण कोर हानियाँ डैश डैश भी कहा जाता है। भंवर धारा हानि, हिस्टोलिसिस हानि, चुंबकीय हानि और ताम हानि। तो बच्चों जो संपूर्ण कोर हानियाँ होती हैं, देखिए कोर हानियाँ दो प्रकार की होती हैं। कोर लॉसेस जो होते हैं, कोर लॉसेस को हम लोग मैग्नेटिक लॉसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक, तो आपके जो कोर लॉसेस दो होते हैं, एक होता है एडी करंट लॉसेस, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो इन दोनों का जो सम होता है उसको बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक लॉसेस। तो आपका क्या हो जाएगा? चुंबकीय हानियाँ आपका राइट आंसर है। चुंबकीय हानियाँ, कोर हानियों को हम लोग चुंबकीय हानियाँ भी कहते हैं। ये कहाँ होती हैं बच्चों? ये कोर में होती हैं। ठीक है, चलिए। और ये हानियाँ क्या होती हैं? कोर हानियाँ क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। इन पे लोड का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 3 फेज 4 वायर सेवा के लिए सबसे उपयुक्त है? स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार और स्टार स्टार। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डेल्टा स्टार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर के लिए संपूर्ण दिवस दक्षता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? भार की मात्रा, भार की अवधि, इसकी ताम हानियाँ, एक और दो दोनों सही। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है, एक और दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर भार के लिए ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता किस पर होती है? 0.5, 0.8 पावर फैक्टर पे, 0 पावर फैक्टर लीडिंग पे, 0 पावर फैक्टर लैगिंग पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? चौथा बिल्कुल सही है, यूनिटी पावर फैक्टर पे। बच्चों आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। आगे आपकी बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। वह ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के समान हो उसे कहते हैं? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो बच्चों आइसोलेशन उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं जब प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी सेकेंडरी वाइंडिंग के बराबर होगी। और इनका अनुपात क्या होता है? 1 से कम होता है। ठीक है, 1 या 1 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में वह वाइंडिंग जिसमें विद्युत सप्लाई इनपुट के रूप में दी जाती कहलाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। देखिए ये आपकी ट्रांसफार्मर की पहली वाइंडिंग हो गई। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं, अल्टरनेटिंग सप्लाई। तो ये आपकी क्या कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। तो आपका प्राइमरी वाइंडिंग बिल्कुल सही आंसर है। और ये आपकी जो वाइंडिंग होती है इसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, तो आपका सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। दिस इज नोन एज प्राइमरी वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किए जाते हैं उप यंत्रों और रिले के साथ वोल्टेज में निम्न परिवर्तन के लिए, अत्यधिक मात्रा में शक्ति स्थानांतरित करने के लिए, आपूर्ति के विभव को बढ़ाने के लिए। तो बच्चों आपका जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर और आपका पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर कहलाते हैं।
तो इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? उपयंत्रों और रिले के साथ इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चे आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग 5 kVA से कम है, सामान्यतः तेल शीतलित होते हैं, जल शीतलित होते हैं, प्राकृतिक वायु शीतलित होते हैं, बलित वायु शीतलित होते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है, प्राकृतिक वायु शीतलित होते हैं। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नहीं बच्चों, अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं। धारा ट्रांसफार्मर का भार किस पद में व्यक्त किया जाता है? द्वितीयक वाइंडिंग धारा, ट्रांसफार्मर की वीए रेटिंग, वोल्टा धारा और द्वितीय का शक्ति गुणक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है, ट्रांसफार्मर की वीए रेटिंग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राइमरी टर्न्स सेकेंडरी टर्न्स से ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी टर्न्स प्राइमरी टर्न्स से ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी टर्न्स प्राइमरी टर्न्स का सम, और कोई नहीं। तो बच्चों आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ समझ लीजिए पहले क्या है। एनपी क्या है? नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और जो आपका एनएस है ये है टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। और देखिए ये आप स्टेप अप आपका ट्रांसफार्मर है, तो ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। इसमें आपके टर्न्स इसको एनएस बोल दिया, एनएस बोलिए चाहे एन2 बोलिए, और ये आपका एनपी हो गया। यहाँ पे क्या होगा? एनएस बड़ा होता है एनपी से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में, और अगर आपका स्टेप डाउन है तो यहाँ पे टर्न्स आपके क्या होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे प्राइमरी में, और सेकेंडरी में टर्न्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मतलब ये आपका एनपी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? एनएस हो जाएगा। इस कंडीशन पे स्टेप डाउन के केस में क्या हो जाएगा? एनपी बड़ा हो जाएगा आपका एनएस से। तो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, एनएस बड़ा है एनपी से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? एनएस इज ग्रेटर देन एनपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैट ट्रांसफार्मर की तेल की श्यानता या होनी चाहिए। श्यानता को बोलते हैं विस्कोसिटी। मध्यम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो विस्कोसिटी बच्चों क्या होनी चाहिए? तेल की कम होनी चाहिए। तो बच्चों आज मैंने आपको सेकंड लेक्चर ट्रांसफार्मर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस कराए हैं। इनको आप देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आपकी तैयारी होती रहे। जय हिंद।